हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हम बात कर रहे थे फायर इंश्योरेंस के रिगार्डिंग क्लेम प्रोसीजर के बारे में कि फायर इंश्योरेंस में दावा की प्रक्रिया कैसे कंप्लीट की जाएगी। 5 स्टेप्स हमने कंप्लीट कर लिए थे। आज के क्लास में हम आगे के स्टेप्स पर बात करेंगे। जैसे ही हम लास्ट क्लास में हम बात कर रहे थे कि इंश्योरेंस कंपनी ने क्या करवाया, सर्वे करवाया, उसके पास दावा जो क्लेम फॉर्म है वो आया, देन उसने सर्वे करवाया। अब देखिए सर्वेयर्स की रिपोर्ट उसके पास आती है, तो दावे का निपटारा वो कैसे करेगा। तो देखिए दावे का निपटारा, जब बीमा कंपनी के पास बीमित का दावा तथा संबंधित जो सर्वेयर है उसकी रिपोर्ट आ जाती है, ठीक है, तो कंपनी उस दावे को निपटाने की कार्यवाही शुरू करती है। कंपनी दावे फॉर्म तथा रिपोर्ट की सूक्ष्मता से जांच करती है। जो भी क्लेम फॉर्म उसको इंश्योर्ड के द्वारा भर के दिया जाता है उसकी भी कंपनी जांच करती है, ध्यान रखिए। और जो सर्वेयर की रिपोर्ट आती है सब्जेक्ट मैटर के रिगार्डिंग, जो अभी हमने लास्ट क्लास में स्टेप्स देखे ना, वो सारे उल्लेख उसमें होते हैं। उन दोनों चीज़ों की बहुत ही सूक्ष्मता से जांच की जाती है। यदि दावे की राशि तथा सर्वेक्षक द्वारा जो भी आकलित की गई हानि की राशि में कोई अंतर नहीं होता तो उस दावे की राशि का भुगतान का निर्णय तुरंत ले लिया जाता है। कहने का मतलब ये है कि दावे की राशि कौन सी हुई बच्चों, जो इंश्योर्ड क्लेम करता है जिस अमाउंट का, और सर्वेक्षक द्वारा आंकलित राशि कौन सी हुई, जो सर्वेयर ने एग्जामिन करने के बाद में सब चीज़ों की को सर्वे करने के बाद में की है। अनुमानित जो हानि हुई ना कि भाई इतनी तो होनी ही चाहिए, इतना पैसा होना चाहिए, अगर उनमें कोई अंतर नहीं होता तो बीमा राशि का तुरंत भुगतान करने का निर्णय लिया जाता है कि ठीक है। फिर ठीक है, जब सब कुछ सर्वे हो चुका है, राशि ठीक है, मान लीजिए इंश्योर्ड जो है, जैसे हम एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं। हम मिस्टर एक्स की बात कर रहे थे ना, हमारे लास्ट क्लासेज में भी हमने एज ए इंश्योर्ड मिस्टर एक्स रखा था। मिस्टर एक्स ने दावा किया था कि उनकी जो बिल्डिंग है उस पर आग लगी, आग से उसको क्षति हुई, जो सब्जेक्ट मैटर था। अब यहाँ पर मिस्टर एक्स कौन सी कंपनी के पास गए थे, बी कंपनी के पास। बी कंपनी ने सर्वे करवा लिया और सर्वे करवाने के बाद बी कंपनी ने डिसीजन लिया कि भैया हम मिस्टर एक्स को पे कर देंगे। सर्वे जो करवाया उसकी रिपोर्ट आई और मिस्टर एक्स ने मान लीजिए कि 2 लाख रुपीज़ का दावा किया था और सर्वे में भी 2 लाख रुपीज़ के आसपास हानि आकलित की गई, तो बीमा कंपनी तुरंत ही मिस्टर एक्स को क्लेम पे कर देगी। लेकिन ध्यान रखिए बेटा, दिक्कत वहाँ आती है जब इन दोनों ही राशियों में, दावा की गई अमाउंट में और जो सर्वे में आई रिपोर्ट के आधार पर जो आकलित राशि है, उन दोनों में काफ़ी अंतर होता है। देखिए आगे देखते हैं। किंतु दोनों राशियों में अंतर होने पर बीमा कंपनी उसी राशि का भुगतान करने का निर्णय लेती है जो कि आकलनकर्ताओं ने निर्धारित की है। ध्यान रखिए, क्लेम भले ही इसने कितना भी किया है, लेकिन जो सर्वेयर्स ने अपनी रिपोर्ट में जो राशि बताई है उस राशि का ही भुगतान किया जाता है। इंश्योरेंस पॉलिसी में संपत्ति की पुनर्स्थापना का प्रावधान होने पर, देखिए जहाँ पर इंश्योरेंस पॉलिसी में कई बार ये भी होता है कि उसकी शर्तों में ये भी उल्लेख होता है कि इंश्योरेंस कंपनी अगर चाहेगी तो वो पैसा नहीं देगी, वो क्या करेगी, जो सब्जेक्ट मैटर यानी कि जो संपत्ति है उसको सब्स्टिट्यूट करवा देगी, रीइंस्टेट करवा देगी। जैसे बिल्डिंग को नुकसान हुआ तो उसको ठीक करवा देगी, ठीक है ना। तो इस तरह से, या कोई मशीनरी को नुकसान हुआ उसको रीस्टैब्लिश करवा देगी। तो इस तरीके का भाई प्रावधान जो है इंश्योरेंस पॉलिसी में पहले से होता है। और अगर इंश्योरेंस पॉलिसी में इस तरीके का कोई प्रावधान है तब वहाँ पर ऐसी दशा में उस संपत्ति को क्या करता है कि नगद में भुगतान नहीं किया जाता उस नुकसान का, तो इंश्योरेंस कंपनी क्या कर सकती है, संपत्ति को रीइंस्टेट करवा सकती है। क्लियर अबाउट इट। अब देखिए कुछ और भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है जो कि इंश्योरेंस कंपनी को इन बातों पर भी विचार करना होता है ना, जो देखनी ज़रूरी है इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा। फर्स्ट ऑफ ऑल डबल इंश्योरेंस। डबल इंश्योरेंस मीन्स मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब बीमित संपत्ति का बीमा जो है अनेक कंपनियों द्वारा करवाया जाता है तो इसे डबल इंश्योरेंस कहते हैं। मिस्टर एक्स ने अपनी इस प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस करवा रखा है 3 कंपनियों से, ए एंड कंपनी, बी एंड कंपनी, सी एंड कंपनी, ठीक है ना। तो यहाँ पर इस सब्जेक्ट मैटर का इंश्योरेंस क्या कहलाएगा, डबल इंश्योरेंस। ऐसी दशा में क्या होगा कि यहाँ पर केवल एक ही कंपनी लायबल नहीं होगी, सभी लायबल होगी प्रोपोर्शनली। तो देखिए बीमा पत्र में अभिधान की शर्त के अनुसार, मतलब कंट्रीब्यूशन का जो प्रिंसिपल हमने पढ़ा था, इसके अकॉर्डिंग एक बीमाकर्ता कुल हानि में केवल एक अंशदान करने के लिए ही दायी होता है। अपने प्रोपोर्शनली ही वो लायबल होगा। सारी की सारी ऐसा नहीं है कि ए से ही ले ली जाएगी या बी से ही सारे का सारा दावे की राशि ले ली जाएगी, नहीं। ए केवल अपने प्रोपोर्शनली पार्ट के लिए लायबल होगा, बी भी प्रोपोर्शनली पार्ट के लिए लायबल होगा और सी कंपनी भी प्रोपोर्शनली पार्ट के लिए लायबल होगी, संपूर्ण क्षतिपूर्ति करने के लिए नहीं। क्लियर। ऐसी दशा में प्रोपोर्शनली आधार पर ही क्षतिपूर्ति की जाती है, यानी कि समानुपातिक आधार पर ही, ठीक है ना। जितना आपने उनको प्रीमियम दिया है, जिस उन शर्तों के अनुसार ही वो जो है वो पे करेगी मिस्टर एक्स को। क्लियर हो गई बात। तो इस बात का भी ध्यान रखा जाता है, जो दावा चुकाने वाली इंश्योरेंस कंपनी है वो डबल इंश्योरेंस का भी ध्यान रखती है कि कहीं इंश्योर ने सब्जेक्ट मैटर का डबल इंश्योरेंस तो नहीं करवा रखा।
क्लियर अबाउट इट। नेक्स्ट इज अंडर इंश्योरेंस। अंडर इंश्योरेंस मीन्स अल्प बीमा। अल्प बीमा कहेंगे अब जब संपत्ति का कम राशि, मतलब संपत्ति है बहुत ज़्यादा की लेकिन उसकी कम राशि का बीमा करवाया हुआ है या उसके किसी पार्ट का बीमा करवाया हुआ है और दावा करते समय पूरी संपत्ति का क्लेम कर दिया, तो बीमा कंपनी क्या करेगी, केवल उसी पार्ट के लिए लायबल होगी जिस पार्ट का इंश्योर्ड ने बीमा करवाया है। पूरे लॉस के लिए बीमा कंपनी लायबल नहीं होगी। क्लियर हुई बात। आसानी से देखिए, इसे ऐसे समझिए कि डबल इंश्योरेंस में तो क्या था बेटा, एक ही सब्जेक्ट मैटर का बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनियों से उसने इंश्योरेंस करवा रखा था, जबकि अंडर इंश्योरेंस में उसने क्या करवा रखा है, संपत्ति के कुल मूल्य से कम मूल्य का बीमा करवा रखा है। समझ में आई बात। देखिए ये ना जब कोई बीमित अपनी संपत्ति के कुल मूल्य से कम मूल्य का बीमा करवाता है तो यह अंडर इंश्योरेंस या अल्प बीमा कहलाता है। ऐसी दशा में संपत्ति के मूल्य से बीमा पत्र के मूल्य के अंतर की राशि के लिए स्वयं बीमित को ही बीमाकर्ता मान लिया जाता है। कहने का मतलब है, फॉर एग्जांपल देखिए, मैं एक मिनट से समझाती हूँ आपको। जैसे मान लीजिए मिस्टर एक्स ने अपनी जो सब बिल्डिंग है उसका इंश्योरेंस करवाया, और बिल्डिंग कितनी है यहाँ पर आपकी, एक सेकेंड, 50 लेते हैं हम इसे। बिल्डिंग जो है कितने की, 50 लाख की, ठीक है ना। अब टोटल बिल्डिंग का अमाउंट है 50 लाख, लेकिन इसने कितने का इंश्योरेंस करवाया, केवल और केवल 20 लाख का, ठीक है ना। तो यहाँ पर फायर इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगी, बाकी के, और दावा करते समय क्या कहता है, साहब मुझे तो 50 लाख का नुकसान यह हो गया, या फिर मान लीजिए मुझे 40 लाख का नुकसान हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर इंश्योरेंस कंपनी क्या पूरे 40 लाख थोड़ी देगी, वो कितने देगी, वो देगी केवल और केवल 20 लाख, अप टू 20 लाख, 20 लाख तक ही उसका दायित्व है इंश्योरेंस कंपनी का। बाकी जो बचे हुए 20 लाख है उसके लिए मिस्टर एक्स यानी कि जो इंश्योर्ड है उनको खुद को ही ये इंश्योरेंस, मतलब कहने का मतलब है उनको ही बीमा करता मान लिया जाता है, ठीक है ना, कि वो खुद का नुकसान है खुद भरे, हम तो केवल कहाँ तक लायबल है, जहाँ तक हमारी लायबिलिटी होगी, ठीक है ना। दूसरे शब्दों में, बीमित संपत्ति का मूल्य कुल बीमित राशि से अधिक होने पर इस अधिक राशि तक बीमित को स्वयं ही प्रोपोर्शनली हानि वहन करनी होती है। इंश्योर्ड खुद जो है ये प्रोपोर्शनली लायबिलिटी वहन करेगा, बीमा कंपनी क्या करेगी, इसकी बीमा कंपनी की कोई लायबिलिटी नहीं होगी। बीमा कंपनी केवल एवरेज प्रोपोर्शनेट जो लॉस होगा उसको चुकाने के लिए दायी होगी। अतः बीमाकर्ता को अल्प बीमा और अनुपातिक हानि की शर्तों को ध्यान में रखना चाहिए। क्लियर अबाउट इट, बात हो गई यहाँ पर। तो अल्प बीमा से आप क्या समझते हो, जब संपत्ति का जो जितना मूल्य है उसके कुल मूल्य से कम मूल्य का बीमा करवाया हुआ हो, तो इंश्योरेंस कंपनी कम राशि जितने का बीमा है उतने के लिए लायबल होगी, अब आगे नहीं। क्लियर। नेक्स्ट, बीमा की अवधि में अनेक बार हानि। देखिए ऐसा भी होता है कि बीमा की अवधि में अनेक बार हानि हो जाती है। इसे समझने के लिए जैसे ऐसे ध्यान रखिए। फॉर एग्जांपल अभी मैं आपको बताती हूँ। देखिए मान लीजिए इस सब्जेक्ट मैटर का जो है, इस सब्जेक्ट मैटर का इंश्योरेंस करवा रखा है, इंश्योरेंस करवा रखा है 5 लाख रुपीज़ का, ठीक है ना। अब मान लीजिए ये जो इंश्योरेंस करवा रखा है जनरली 1 साल का होता है लगभग, है ना, फायर इंश्योरेंस हमने पढ़ा था। इस 1 साल के दौरान मान लीजिए कि 3 बार हानि हुई है इस संपत्ति को फायर से, ठीक है। अब एक बार तो इंश्योरेंस कंपनी ने 1 लाख रुपए चुका दिए, दूसरी बार इंश्योरेंस कंपनी ने 2 लाख रुपए चुका दिए। अब तीसरी बार जब हानि होगी तो बताएं मुझे, आप खुद बताएं कि इंश्योरेंस कंपनी कितने के लिए लायबल होगी बेटा। वो 5 लाख का इंश्योरेंस करवा रखा था, उसमें से 3 लाख तो वो पहले चुका चुकी है। अब इंश्योरेंस कंपनी केवल लायबल होगी अप टू 2 लाख रुपीज़, उससे ज़्यादा नहीं। तो इस चीज़ का भी इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा ध्यान रखा जाता है कि भाई जब बार बार अगर हानि हो, जो भी इंश्योरेंस का जो टाइम पीरियड है जो जनरली 1 साल का होता है क्षतिपूर्ति बीमा में, तो ऐसी अवधि में जितनी बार भी क्षति हुई है उस राशि को काट लिया जाता है और बची हुई जो राशि है केवल और केवल उसके लिए ही इंश्योरेंस कंपनी लायबल होती है, अन्य के लिए नहीं। जैसे देखो मैंने यहाँ पर इसमें क्या डाल भी रखा है मैंने इसमें कंटेंट में आपके कि दावों का भुगतान होने पर, जैसे जब जब दावों का भुगतान कब कब होगा, जब जब जितनी बार लॉस होगा उतनी बार क्लेम्स का पेमेंट हो जाएगा, तब बीमाकृत राशि में से चुकाई गई हानि को घटा दिया जाता है। जैसे मैंने बताया ना आपको कि 5 लाख का था, एक बार आपने 1 लाख पे कर दिया, एक बार उस 5 लाख में से 2 लाख पे कर दिए गए, तो कितने बचे पीछे, 2 लाख ही बचे ना। तो इस तरह से राशि घटती जाती है। इस प्रकार दावों का भुगतान होने पर शेष अवधि के लिए बीमित रकम उत्तरोत्तर घटती जाए, घट गई यहाँ पर, कम हो गई। लेकिन देखिए एक चांस दिया जाता है किसको, इंश्योर्ड को, कि इंश्योर्ड अगर चाहे तो एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करके भी बीमा राशि को वापस बढ़ा सकता है। वो बीच में हो सकता है इस टाइम पीरियड के दौरान भी वो एक्स्ट्रा प्रीमियम पे कर दे तो ये बढ़ जाए, ठीक है ना। तब फिर हाँ प्रीमियम उसको मिलेगा, इंश्योरेंस कंपनी को तो सीधी सी बात है कि वो लायबल होगी ही होगी, ठीक है ना। लेकिन जब तक अगर प्रीमियम नहीं मिलता तो वो बचे हुए जितना अमाउंट है उसके लिए लायबल होगी, उससे ज़्यादा नहीं।
क्लियर हो गई बात। अब बात करते हैं कि यदि जहाँ पर इंश्योरेंस कंपनी ने इंश्योर्ड को का जो क्लेम है उसका भुगतान कर दिया है या रीइंस्टेट कर दिया है प्रॉपर्टी को, वहाँ पर अगर इंश्योर्ड जो है वो सेटिस्फाई होता है तो बात यहीं ख़त्म हो जाती है। लेकिन अगर वो सेटिस्फाई नहीं होता है तो मामले को पंच निर्णय के लिए सौंपा जा सकता है। ठीक है, जब बीमित दावे के रूप में बीमाकर्ता द्वारा चुकाई गई राशि से सेटिस्फाई नहीं है कि भैया मुझे तो बहुत कम मिला है, तो वहाँ पर जो है वो आगे वहीं पर इंश्योरेंस कंपनी में ही आगे वो अप्लाई कर सकता है पंच निर्णय के लिए। तो उस मामले को पंच निर्णय को सौंप सकता है। पंच द्वारा दिया गया निर्णय दोनों पक्षों पर बाध्यकारी होता है। पंच निर्णय से असंतुष्ट होने पर मामले को न्यायालय में ले जाया जा सकता है। क्लियर, इसके बाद कोर्ट में भी जाया जा सकता है। देन हम बात करते हैं भुगतान के बारे में। दावे की राशि जो डिसाइड हो जाती है, बीमाकर्ता कैसे दे सकता है? चेक के द्वारा भी दावे की राशि का बीमित या बीमाधारी को भुगतान कर देता है। तो चेक के द्वारा भी वो उस दावे की राशि का भुगतान किया जाता है जो दावे की राशि डिसाइड हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह से हमने हमारे दोनों लेक्चर्स में देखा अग्नि जो बीमा है, फायर इंश्योरेंस में क्लेम का प्रोसीजर कैसे कंप्लीट किया जाता है। ठीक है ना, जो एग्ज़ाम की पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके, थैंक यू ऑल ऑफ़ यू। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम एक नए टॉपिक के साथ।